हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई के बेस्ट होंगे। आज के इस लेक्चर में पढ़ने वाले हैं लेक्चर नंबर 5 सॉल्यूशन का, ठीक है ना। देखिए सॉल्यूशन चैप्टर क्लास 12th में जो है उसका लेक्चर नंबर 5 पढ़ने वाले हैं। इसमें बहुत अच्छे से इसको एक्सप्लेन करने वाला हूँ, आप लोग पढ़ने वाले हैं। इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं वांट फैक्टर फोर्थ वाले में मैं बताया था कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, उसमें 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ाया था मैंने। और चारों कोलिगेटिव प्रॉपर्टी मैंने बताया था, पहला ऑस्मोटिक प्रेशर, सेकंड बताया था मैंने आरएलवीपी, थर्ड बताया था मैंने एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, फोर्थ बताया था डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। इन चारों को पढ़ने से पहले हमें पढ़ना पड़ेगा वांट ऑफ फैक्टर एंड इलेक्ट्रोलिटिक सब्सटेंस। तो आज हम पढ़ेंगे वांट ऑफ फैक्टर क्या होता है, वांट ऑफ फैक्टर के फार्मूलाज क्या होते हैं, एंड फिर पढ़ेंगे इलेक्ट्रोलिटिक नॉन इलेक्ट्रोलिटिक सब्सटेंस, ठीक ना। सब्सटेंस में दो पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोलिटिक नॉन इलेक्ट्रोलिटिक, इसके पूरा डिटेल्स पढ़ेंगे एंड देन नेक्स्ट लेक्चर 6 में होगा, ठीक ना। आज पहले इतना अच्छे से क्लियर करें। देखिए सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं आज वांट ऑफ फैक्टर। आइए स्टार्ट करते हैं। वांट ऑफ फैक्टर इट्स वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट फॉर यू क्लास 10 क्लास 12। आप देख सकते हैं वांट ऑफ फैक्टर क्या होता है। देखिए वांट ऑफ फैक्टर को हम लिखते हैं आई से। किससे लिखते हैं? आई से लिखते हैं। इसको पहले मैं समझाने की कोशिश करूंगा। ये मेरे पास कंटेनर है, दिस इज ए कंटेनर। और अगर ये कंटेनर है तो इसमें ले रहा हूँ मैं वाटर। मान लीजिए इसमें वाटर ले लिया और इसमें डाल रहा हूँ मैं NaCl, नमक। अब ये NaCl 1 मोल है, 1 मोल NaCl, 1 मोल, दिस इज 1 मोल, ठीक है। अब जिसको मैं डाल रहा हूँ ना 1 मोल, ये सॉल्यूट होता है, जिसमें डाल रहा हूँ सॉल्वेंट होता है। अब ये जो NaCl 1 मोल है ये आपका थ्योरेटिकल हो गया, थ्योरेटिकल, दिस इज थ्योरेटिकल, राइट। और जैसे इसको इस पानी में डाला तो ये Na प्लस और Cl माइनस में ब्रेक हो गया। यानी अब यहाँ पे 1 मोल Na प्लस 1 मोल Cl माइनस। अब ये हो गया ऑब्जर्व, इसको बोलेंगे ऑब्जर्व। यानी मैंने थ्योरेटिकल में 1 मोल डाला था NaCl, उसमें जाके 1 मोल Na बन गया, 1 मोल Cl बन गया, अलग अलग आयन में टूट गया। यानी यहाँ पे 2 मोल आ गया, ठीक, आयन मिला करके कितना हो गया? 2 मोल हो गया। तो ये हो गया आपका ऑब्जर्व, ये हो गया थ्योरेटिकल, ये हो गया ऑब्जर्व। अब वैज्ञानिक ने कहा कि अगर NaCl को हम ब्रेक करते हैं 1 मोल तो यहाँ पे Na प्लस बनता है, Cl माइनस बनता है। 1 मोल 1 मोल 2 मोल हो गया, इधर का 1 मोल, ठीक। तो ये वाला हो गया आपका थ्योरेटिकल, थ्योरेटिकल एंड दिस इज ऑब्जर्व, ये आपका ऑब्जर्व हो गया, ठीक है। अब इसी से इसका फार्मूला बना वांट फैक्टर आई इक्वल टू ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बाय थ्योरेटिकल, थ्योरेटिकल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। और ये फार्मूला है वांट फैक्टर का। अब इसी से डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं हम? इट इज द रेशियो ऑफ, इट इज रेशियो ऑफ ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टी एंड थ्योरेटिकल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, थ्योरेटिकल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, थ्योरेटिकल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। अब देख सकते हैं आप क्या बोला मैंने? वांट ऑफ फैक्टर। आप जैसे बोर्ड में जाएंगे आपसे पूछेगा वांट ऑफ फैक्टर क्या होता है, तो आप ये डेफिनेशन लिखेंगे, ये इसका फार्मूला लिखेंगे और इसके एग्जाम्पल में ऐसे दिखा देंगे। बस इतना, यही है आपका वांट ऑफ फैक्टर। अगर आपसे कहूँ कि मैं यहाँ पे लिखा है ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, तो लेक्चर जब 4 मेरा पढ़ेंगे ना तो आपको समझ में आएगा कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है, उसमें पूरा अच्छे से एक्सप्लेन किया हूँ। लेक्चर 4 में आप देख सकते हैं जाके। तो लेक्चर 4 में जाके आप देखेंगे तो उसमें है ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होता क्या है, प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है और कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कितने होते हैं, ये पूरा एक्सप्लेन किया हूँ। तो आप समझ चुके होंगे वांट फैक्टर क्या होता है। यानी वांट फैक्टर सिंपल में बोल सकता हूँ मैं कि जो कुछ भी मैं सॉल्यूट डाल रहा हूँ वो जाने के बाद पानी में टूट गया, तो जो टूट गया या टूटा या नहीं टूटा, पानी में गया तो उस पानी में जाने के बाद उसको ऑब्जर्व बोल देंगे, और जब बाहर है तो उसको थ्योरेटिकल बोलेंगे। बाहर थ्योरेटिकल भी 1 मोल था, इसमें गया तो NaCl टूट गया 2 पार्ट में तो 2 मोल हो गया। तो यहाँ पे ऑब्जर्व कितना आ गया बताइए? ऑब्जर्व आ गया 2 और थ्योरेटिकल कितना आ गया 1। तो आई का मान कितना आ गया? 2/1। यानी आई की ये वैल्यू आ गई 2/1। यानी कोई भी पार्टिकल जब पानी के अंदर गया तो जाने के बाद कितना बढ़ गया और या कितना घट गया, यही बताता है वांट ऑफ फैक्टर, राइट। अगर मैं इसी में ग्लूकोज डाल देता हूँ, क्या डालता है? ग्लूकोज। ग्लूकोज का फार्मूला होता है C6H12O6, ये फार्मूला होता है ग्लूकोज का। अगर मैं ग्लूकोज 1 मोल डालता ना तो इसमें भी 1 ही मोल होता, C6H12O6। यानी इसमें तो 1 मोल था तो ये भी 1 मोल है, मतलब जितना ऑब्जर्व, जितना थ्योरेटिकल उतना ही ऑब्जर्व, यानी थ्योरेटिकल इक्वल टू ऑब्जर्व हो जाता। तो इस कंडीशन में वांट ऑफ फैक्टर आई का मान हमेशा 1 होता। कितना होता? 1। तो ग्लूकोज तो आयन में टूटता नहीं है, आयन में कौन टूटता है? NaCl। अब इसके बेसिस पे दो तरह के हम लोग सब्सटेंस पढ़ेंगे, एक इलेक्ट्रोलिटिक सब्सटेंस, एक नॉन इलेक्ट्रोलिटिक। जो ये आपका ग्लूकोज है ना, इसको बोलते हैं नॉन इलेक्ट्रोलिटिक। क्यों?
क्योंकि ये वाटर में जाने के बाद ब्रेक नहीं होता, आयनों में नहीं टूटता, इसलिए इसको बोलते हैं नॉन इलेक्ट्रोलिटिक। और जो आपका NaCl है ये पानी में जाने के बाद आयनों में टूट जाता है, इसलिए इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलिटिक। अब हम पढ़ेंगे सब्सटेंस के टाइप इसके बेसिस पे, और जब सीख जाएंगे तब मालूम चलेगा कि किसका वांट ऑफ फैक्टर कितना होगा और क्यों होगा। जितने नॉन इलेक्ट्रोलिटिक होंगे इस दुनिया में उन सबका वांट ऑफ फैक्टर हमेशा कितना होगा, 1 होगा, और जितने इलेक्ट्रोलिटिक होंगे वो डिपेंड करेगा कितने आयनों में टूट रहे हैं। ओके, तो इतना लिखिए फिर आगे बढ़ते हैं। अभी हम लोगों ने क्या सीखा, हम लोगों ने सीखा कि वांट ऑफ फैक्टर होता क्या है। अब हम सीखने वाले हैं सब्सटेंस के बारे में, क्योंकि अभी मैंने वांट ऑफ फैक्टर बताया था तो मैंने कहा था शुगर को जब डालेंगे तो शुगर जाने के बाद वाटर में ब्रेक नहीं होता, टूटता नहीं, तो वांट ऑफ फैक्टर इसका हमेशा 1 होगा, और ये नॉन इलेक्ट्रोलिटिक सब्सटेंस होता है। और जितने भी टूट जाते हैं आयनों में, जैसे NaCl तो वो टूट गया तो उसका ऑब्जर्व अलग आ गया और थ्योरेटिकल अलग था, तो उसका I का मान 2 आ गया था। तो मैंने कहा था कि ये आपका क्या है, इलेक्ट्रोलिटिक सब्सटेंस है। अब सब्सटेंस 2 तरह के पढ़ना है। सबसे पहला पढ़ना है जिसको बोलेंगे इलेक्ट्रोलिटिक सब्सटेंस। देखिए इलेक्ट्रोलिटिक सब्सटेंस, और सेकंड जो है ना वो है आपका नॉन इलेक्ट्रोलिटिक, नॉन इलेक्ट्रोलिटिक सब्सटेंस, इलेक्ट्रोलिटिक सब्सटेंस। अब सबसे पहले बात करेंगे कि इलेक्ट्रोलिटिक सब्सटेंस होता क्या है। तो इसको मैं लिखना चाहूँ, देखो दो सब्सटेंस विच आयोनाइज इन एन एक्वस सॉल्यूशन, यानी ऐसा सब्सटेंस जो एक्वस सॉल्यूशन में आयोनाइज हो जाए, इज नोन एज इलेक्ट्रोलिटिक सब्सटेंस। उसको हम इलेक्ट्रोलिटिक बोलते हैं, उसे हम इलेक्ट्रोलिटिक सब्सटेंस कहते हैं। नॉन इलेक्ट्रोलिटिक क्या होता है, दो सब्सटेंस, ऐसा सब्सटेंस विच नॉट आयोनाइज इन एन एक्वस सॉल्यूशन, जो एक्वस सॉल्यूशन में आयोनाइज ना हो, इज नोन एज नॉन इलेक्ट्रोलिटिक, नॉन इलेक्ट्रोलिटिक सब्सटेंस। फिर बोल रहा हूँ मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि सब्सटेंस 2 होंगे, एक होगा जिसको बोलेंगे इलेक्ट्रोलिटिक सब्सटेंस, सेकेंड को बोलेंगे नॉन इलेक्ट्रोलिटिक सब्सटेंस। आपको आना चाहिए इलेक्ट्रोलिटिक सब्सटेंस क्या होता है कि एक ऐसा सब्सटेंस जिसको पानी में डालें तो आयनों में टूट जाए, और नॉन इलेक्ट्रोलिटिक क्या होता है जिसको पानी में डालें आयनों में न टूटे। अगर इनके एग्जाम्पल की बात करूँ तो नॉन इलेक्ट्रोलिटिक के एग्जाम्पल होता है शुगर, इसका फार्मूला होता है C12H22O11। ग्लूकोज, इसका फार्मूला होता है C6H12O6। बेंजीन, बेंजीन का फार्मूला होता है C6H6, क्या लिख रहा हूँ। फिर आता है आपका यूरिया, यूरिया फार्मूला होता है NH2CONH2, दिस इज यूरिया एक्सेट्रा। ये सब के सब क्या है आपका नॉन इलेक्ट्रोलिटिक सब्सटेंस है। अब बात करते हैं इलेक्ट्रोलिटिक। तो जो इलेक्ट्रोलिटिक है ना, इलेक्ट्रोलिटिक इसके भी 2 टाइप होते हैं, एक होता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलिटिक, एक होता है वीक इलेक्ट्रोलिटिक। ये आपको सब आना चाहिए। इलेक्ट्रोलिटिक एक स्ट्रॉन्ग होता है और एक क्या होता है, वीक होता है। स्ट्रॉन्ग में कौन कौन आता है, तो इसमें आता है स्ट्रॉन्ग एसिड आ गया, इसमें आता है स्ट्रॉन्ग बेस, इसमें आता है सॉल्ट, जो साल्ट होते हैं सॉल्ट इसी में आता है। वीक में कौन आता है, तो वीक में आता है वीक एसिड, बाकी समझदार समझ चुके होंगे वीक एसिड, और कौन आता है वीक बेस। तो ये सब आपके हो गए इलेक्ट्रोलाइट। अब देखो इलेक्ट्रोलाइटिक सब्सटेंस क्या होता है जिस पानी में टूट जाता है, इसमें कौन कौन एग्जाम्पल आते हैं। तो पहले इसके 2 टाइप होते हैं, एक होता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, एक होता है वीक। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में कौन आता है, स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस और साल्ट। वीक में कौन आता है, वीक एसिड, वीक बेस। अब आपको पता होना चाहिए कि स्ट्रॉन्ग एसिड कौन कौन होते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस कौन होते हैं, इतना लिखिए पहले एग्जाम्पल के साथ। ये सब एग्जाम्पल्स हैं किसके, इलेक्ट्रोलाइटिक का। अब इसमें जाते हैं हम लोग, स्ट्रॉन्ग वीक एसिड बेस में जाएंगे, ठीक है, हो गया होगा। चलिए देखिए इसको बता रहा हूँ मैं। अगर मैं पहला स्ट्रॉन्ग एसिड की बात करूँ तो स्ट्रॉन्ग एसिड में आपका आता है जैसे HCl, इसको पानी में डालेंगे तो H+Cl- में ब्रेक हो जाएगा, तो ये आपका इलेक्ट्रोलिटिक हो गया। जैसे H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड,
इसको डालेंगे तो 2H प्लस SO4 2 माइनस में ब्रेक हो जाएगा। जैसे HNO3 इसको डालेंगे तो H प्लस NO3 में ब्रेक हो जाएगा। जैसे H2CO3 हाइड्रोजन कार्बोनेट 2H प्लस और CO3 2 माइनस में ब्रेक होगा। मतलब ये सब के सब स्ट्रॉन्ग एसिड हो गए, इलेक्ट्रोलाइटिक सब्सटेंस। ठीक है, अगर मैं स्ट्रॉन्ग बेस की बात कर लूँ, स्ट्रॉन्ग बेस में कौन आता है? स्ट्रॉन्ग बेस, इसके एग्जाम्पल और भी हैं, HI हो गया, HF हो गया एक्सेट्रा। स्ट्रॉन्ग बेस में आता है जैसे NaOH, इसको ब्रेक करेंगे तो Na प्लस OH माइनस, KOH इसको ब्रेक करेंगे K प्लस OH माइनस। जैसे और आता है आपका CaOH का ट्वाइस, इसको ब्रेक करेंगे Ca प्लस 2OH माइनस। तो ये सब के सब क्या है? स्ट्रॉन्ग बेस। ये भी आयनों में टूट रहे हैं, ये भी टूट रहे हैं, इसलिए इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक। अब बात करते हैं सॉल्ट, जैसे NaCl सॉल्ट है, इसको ब्रेक करेंगे तो Na प्लस Cl माइनस। जैसे CaSO4 सॉल्ट है, कैल्शियम सल्फेट, Ca प्लस 2 प्लस SO4 पे 2 माइनस, ये भी आयनों में ब्रेक हो रहे हैं, तो ये भी आपका स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइटिक है। ठीक है, अब बात करते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइटिक में, जैसे वीक एसिड। अगर वीक एसिड की बात करूँ तो इसको मैं रफ करता हूँ। जैसे वीक एसिड में कौन आता है? वीक एसिड में जैसे CH3 COOH, इसको बोलते हैं वीक एसिड। ये आपका एसिटिक एसिड है, और यही एसिटिक एसिड को हम बोलते हैं विनेगर। लाइक स्मेल देता है ये। ठीक, एसिटिक एसिड है ना, इसको बोलते हैं मेथ एथेनोइक, IUPAC नेम। ये जो एसिटिक एसिड है टूटता है CH3 COO माइनस और H प्लस में टूटता है, ये आपका वीक एसिड है। वीक एसिड की एग्जांपल और भी लिखना चाहूँ मैं, तो जैसे HCOOH, ये भी वीक एसिड है, और भी बहुत सारे होंगे। HCN भी वीक एसिड है, बहुत फेमस माना जाता है। HCN याद रखिएगा, हाइड्रोजन साइनाइड, वीक एसिड है। अब बात करता हूँ मैं वीक बेस की। अगर मैं वीक बेस ले लूँ, वीक बेस, तो वीक बेस में कौन आता है? जैसे NH4OH बहुत फेमस माना जाता है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये आपका वीक बेस है। इसको अगर ब्रेक करूँ तो NH4 प्लस और OH माइनस, ये आपका वीक बेस हो गया। ठीक है, और भी बहुत सारे वीक बेस होंगे एक्सेट्रा, आप देख लीजिएगा। तो आपने क्या समझा? जितने वीक एसिड हैं, जितने वीक बेस हैं, और जितने स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस और साल्ट हैं, ये सब के सब क्या होते हैं? इलेक्ट्रोलाइट। और जितने ग्लूकोज, शुगर, ये सब हो गए, सब क्या है? नॉन इलेक्ट्रोलाइट। आई होप कि आप मेरे इस बात को समझ चुके होंगे। इन सब का अगर मैं वांट फैक्टर निकालना चाहूँ तो आसानी से निकाल सकता हूँ, आप भी निकाल सकते हैं अकॉर्डिंग टू दिस जो मैंने बताया अभी। ठीक है, अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक, वो लेक्चर आपका आने वाला है कल। आज के लेक्चर में बस इतना ही। थोड़ा सा पढ़िए, अच्छा पढ़िए, नोट बनाइए, प्रैक्टिस करिए, याद करिए। ओके, और अगर मेरा वीडियो पूरा पसंद है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, बाय।